जयपुर के बारे में अगर कोई नहीं जानता हो, तो उसे अगर आपको बताना हो कि जयपुर क्या है, तो क्या है जयपुर? न देखियो जयपुरियो तो जग में कहीं देखियो। आप जयपुर के फेयर, फेस्टिवल, तीज, गणगौर इनको देखिए सर। जयपुर सुबह मॉर्निंग में आप मंगला आरती के समय जाइए, आपको दिवालियों के दर्शन होंगे। जैसे ही आप दिन के समय में आ जाएंगे, दिन के समय के अंदर यहाँ पे एक व्यापार चालू होता है। हर तरीके से इतना अच्छा, जबरदस्त और सिस्टमेटिक तरीके से व्यापार है। और जब आप रात्रि के समय के ऊपर देखते हैं तो कहते हैं कि शयन आरती होती है। जयपुर को बसाने की प्रमुख वजह क्या रही? वो हमारी वेदशाला जंतर मंतर। आपको कोई मॉन्यूमेंट देखना है वर्ल्ड के अंदर, तो मैं एक बार आपसे कहूंगा कि घर से निकलकर आप एक बार जंतर मंतर जरूर जाइए। सर, नाम को लेकर भी काफी चर्चा आजकल चल रही है, जयपुर या जयपर? जयपुर तो हमारा ढूंढाड़ी शब्द है। जयपुर अभी 5th मोस्ट विजिटेड सिटी बना वर्ल्ड में, और उसके बाद ही हमने खबर सुनी कि कहीं ना कहीं यूनेस्को जो है वो शायद हेरिटेज सिटी का दर्जा छीन सकता है जयपुर से। तो उसके पीछे क्या वजह है? 150 से ऊपर हवेलियां टूट के और उनके अपार्टमेंट्स बन गए। ऑब्वियसली यूनेस्को सही बोल रहे हैं कि भैया जब आपने प्रॉपर्टी स्कोर आपको हेरिटेज को दिया, हमने सर्टिफिकेट, न कि इन मॉडर्न बिल्डिंग्स को दिया है। अवैध निर्माण की लगातार खबरें चार दीवारी में बढ़ती जा रही है, तो सरकार को उसे रोकने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? नियम कागजों पे चलो। तो आप हेरिटेज के लिए पॉलिसी बनाओ ना, आप एक प्रॉपर कमेटी बना के काम करो। मैं कैसा हूँ, इसका स्वरूप बिगड़ेगा ही नहीं कभी। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर टूरिज्म गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मदन सिंह जी राजपुरिया। नमस्कार साहब, क्या हालचाल? नमस्कार साहब, नमस्कार। खमा गणी। खम्मा गणी। सर, आज आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे तो बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस पॉडकास्ट को 3 पार्ट्स में करेंगे अपन। सबसे पहले तो मैं जयपुर की थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहूंगा, और हमारी जनता को भी, कि जो कही या फिर अनसुनी जो हिस्ट्री है, जो शायद हमारी टेक्स्ट बुक्स में ना आ पाई, पर कहीं ना कहीं आपने एक बहुत लंबा समय एज अ गाइड बिताया है, वो बताइएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम गाइड्स को आ रही समस्याओं पे बात करेंगे, और फिर थोड़ा पॉलिटिकली जो चीजें चलती है टूरिज्म डिपार्टमेंट को, क्या नफा नुकसान है, उस पर करेंगे। तो सबसे पहले सर, जयपुर के बारे में अगर कोई नहीं जानता हो, तो उसे अगर आपको बताना हो कि जयपुर क्या है, तो क्या है जयपुर? देखिए, जयपुर के बारे में मैं बताऊं आपको कि शायद वर्ल्ड में कोई इंसान होगा जो जयपुर को नहीं जानता है। लेकिन कहते हैं कि न देखियो जयपुरियो तो जग में कहीं देखियो। तो सही बात है ये। वास्तव में आप जयपुर के फेयर, फेस्टिवल, तीज, गणगौर इनको देखिए सर। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहता हूं, जयपुर एक ऐसा शहर है जो रंग बदलता है। रंग बदलता है, मन नहीं बदलता है। जयपुर सुबह मॉर्निंग में आप मंगला आरती के समय जाइए, आपको दिवालियों के दर्शन होंगे। और जैसे ही आप दिन के समय में आ जाएंगे, दिन के समय के अंदर यहाँ पे एक व्यापार चालू होता है। हर तरीके से इतना अच्छा, जबरदस्त और सिस्टमेटिक तरीके से व्यापार है। और जब आप रात्रि के समय के ऊपर देखते हैं तो कहते हैं कि शयन आरती होती है। लोग सोते हैं, लेकिन लोग जो जयपुर के हैं वो बाहर निकलते हैं, चौराहों के ऊपर बैठते हैं और एक चर्चाएं करते हैं। उसी की वजह से जयपुर में आज जो ट्रेडिशनल कल्चर हमारा जीवित है, और ऐसा शहर बनाया कि जिसमें कोई खो ही नहीं सकता है। मतलब आप परिकल्पना कीजिए कि 300 साल पहले जयपुर के महाराजा ने जब जयपुर को बनाया, इस तरीके से बनाया कि रोड की साइज डिसाइड करी, एरिया डिसाइड करा। आप पूरे जयपुर में कहीं भी घूम के आ जाइए, आप मेन रोड के ऊपर आएंगे। तो वास्तव में जयपुर अद्भुत है। जयपुर को बसाने की प्रमुख वजह क्या रही, जब आमेर जैसा एक बड़ा ये कहे कि रियासत कह ले, या फिर ये कहे कि इतनी बड़ा समृद्ध राज जो जगह थी वो थी, उसके बाद उससे थोड़ा अलग हटके जयपुर बसाया, क्या वजह रही इसकी? सर, आपने पहली बार, मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि आपका भी एक जिज्ञासु होगी इस सब्जेक्ट के ऊपर, और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा है। जयपुर को आमेर से शिफ्ट करने के 2-3 अलग-अलग कारण रहे। पहला तो जयपुर का, अब आप देखते हैं कि फ्लैट है, लेकिन आमेर अगर आप जाएंगे तो एक छोटी सी वैली है। और आमेर में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रही तो थोड़ी समस्या आ रही थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो अहम रीजन और कारण रहा, वो हमारी वेधशाला जंतर मंतर, कि वहां पे भी उन्होंने पहले एक घड़ी बनाई, लेकिन सनराइज और सनसेट प्रॉपर नहीं था। और जयपुर को बसाने से पहले 5 शहरों में अलग अलग, 3-4 शहरों में अलग अलग जगह जंतर मंतर को बनाया, और फाइनल इसको बनाया। तो जंतर मंतर जो है, हमारी वेधशाला है, वही सबसे बड़ा रीजन रहा। और जयपुर के महाराजा तो, उनको तो उपाधि मिली थी, सवाई का टाइटल था उनके पास में। तो हमारे परिवार में कहते हैं कि जिसमें 100 गुण होते हैं वो सबसे बड़ा परफेक्ट है। लेकिन उनको तो टाइटल ही सवाई का टाइटल दिया था, कि तो उनमें तो सवाया थे वो।
तो उन्होंने जब जयपुर को बसाया तो बसाने का रीजन सबसे बड़ा जो रहा वो आमेर से यहाँ पे जो कैपिटल शिफ्ट करी या वहां से यहाँ पे लाए वो जंतर मंतर था। उसी की वजह से सिटी पैलेस और जंतर मंतर आसपास में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आपको कोई मॉन्यूमेंट देखना है वर्ल्ड के अंदर, तो मैं एक बार आपसे कहूंगा कि घर से निकलकर आप एक बार जंतर मंतर जरूर जाइए। आप नहीं गए हो तो अपने बच्चों को जरूर लेके जाइए। जंतर मंतर सब कुछ मिलेगा, वहां हिस्ट्री मिलेगी आपको, वहां वास्तुशास्त्र मिलेगा आपको, वहां जयपुर किस तरीके से बनाया गया है, सारी इंफॉर्मेशन, फ्यूचर, पास्ट, सब कुछ। और जयपुर की आज जो इंडस्ट्री चल रही है, मैं कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में जयपुर फेमस है जवाहरात के लिए, उसका भी रीजन जंतर मंतर है। तो जंतर मंतर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट। सर, नाम को लेकर भी काफी चर्चा आजकल चल रही है, जयपुर या जयपर, ये काफी ये ज्यादा तो ढूंढाड़ी शब्द है हमारा। जयपुर तो हमारा ढूंढाड़ी शब्द है, जयपुर तो हमारा मॉडर्न हो गया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज अपने साथ में भैया अपनी भाषा भी लेके आए तो जयपुर कर दिया। सो अब हम लोग तो ये कहते हैं कि जय वॉज फाउंडर एंड द पुर मीन्स सिटी, और ढूंढाड़ी शब्द है हमारा जय पर। तो हमारे गानों के अंदर भी ये आप जय पर शब्द ही देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न होते रहे कि कहते हैं ना कि हमारा तो भारत का नाम भी बदलता रहा। पहले सबसे पहले भारत था, फिर उसके बाद में हिंदुस्तान हुआ, आज मॉडर्न इंडिया हो गया। तो उसी तरीके से जयपुर का है। एक चीज और कही जाती है, जयपुर को छोटा काशी कहा जाता है, उसके पीछे क्या वजह है? जयपुर को छोटा काशी कहा जाता है, मैं बताता हूँ आपको कि काशी के बाद में सबसे ज्यादा जो मंदिर है, देवालय है, वो जयपुर के अंदर है। आपको जयपुर का साक्षात आपको देखना है जयपुर के मंदिर। आप कभी मंगला आरती कीजिए, मंगला आरती आप विश्वास नहीं करेंगे। अब इतने लोग सुबह मंगला आरती करने के लिए निकलते हैं। मंगला आरती करने के बाद में वो ताड़केश्वर जी के आते हैं। ताड़केश्वर जी के आने के बाद में कम से कम 10 से 15 अलग अलग मंदिरों में जाते हैं लोग, और दान पुण्य इस तरीके की। तो ये तो छोटा काशी है, यहाँ पे मंदिरों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेट्रो जब आई तो ये भी हमारे एक टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा ये अभिशाप रही। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। ओल्ड सिटी में हमें मेट्रो की जरूरत नहीं थी। आप मानोगे नहीं, कम से कम 100 से 150 हमारे मंदिर टूटे उस मेट्रो की वजह से। ठीक है, डेवलपमेंट भी पार्ट है, लेकिन हमें पहले मेट्रो बाहर जरूरत थी जो ओल्ड सिटी में दे दी। तो छोटी काशी का स्वरूप तो बिगड़ा है इस वजह से। जल महल हम देखते हैं, हवा महल हम देखते हैं, उसके बाद आमेर का किला, जयगढ़, नाहरगढ़, इतने सारे जब हम किले देखते हैं आसपास ही और चीजें देखते हैं, तो ये तो पता लगता है कि किस तरीके से और किस सोच के साथ बसाया गया होगा। पर कुछ एक ऐसे मुद्दे भी हैं, या फिर ये कहें कि कुछ ऐसे विषय भी हैं जो रहे हैं, जैसे कई बार जोधाबाई जो है, उनके जो प्रेजेंस है उसके ऊपर काफी सवाल उठता है हिस्ट्री में। कभी उस कैरेक्टर, या फिर ये कहें कि वो जो पात्र था उस पे लगातार ये रहा कि ये नहीं है, एक धड़ा कहता है कि रहा है। तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, आप हमें बताना मैं चाहें? आपको बता दूं, आप इतिहास को पूरा खगाड़ लीजिए ऊपर से नीचे तक, आपको कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जोधा और अकबर की कोई कहानी थी क्या। जब मुस्लिम्स आए उन्होंने कहानियां बनाई, और हमारे पाठ्यक्रम के अंदर महाराणा प्रताप जी के लिए तो इतना सा बताया गया, और जहां पना अकबर का नाम ले लेके इतना बताया गया। तो ये एक हिस्ट्री के अंदर मंत गढ़ंत बिल्कुल इस तरीके से बनाई गई कि कोई कहीं एक 1% भी कहीं किसी जगह के ऊपर मुझे बता दो आप कि जहां पे इस तरीके से ऑथेंटिक हो। और ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है। काफी बार बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई कहीं प्रूव तो करो आप, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। उसको एक सब्जेक्ट से जोड़ दिया गया जबरदस्ती, और वो चल रहा है। मैं तो आज भी जब साइट सीन करता हूँ, ड्यूरिंग साइट सीन, मुझे सबसे बड़ा गुस्सा अगर कोई चीज का आता है तो मुझे इसी बात का आता है। तो मैं कई बार गाइडों को भी बोल देता हूँ, यार मुझे कोई बताओ तो सही, आप कोई जगह पर बताओ तो सही कि कहां से आप किस हिस्ट्री को ला रहे हो। तो ये मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। ये नहीं, कई ऐसे टॉपिक हैं जहां पे कुछ समय के ऊपर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इतिहास लिखना चालू करा, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर दिया। पहले मुस्लिम्स लिख रहे थे तो उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, क्योंकि हम तो लड़ रहे थे आपस में। वो लड़ रहे थे जब भी, तो ये लोग आ गए, और यही रीजन रहा। एक आरोप और लगाया जाता है, आमेर का जो राजघराना था वो मुगलों के साथ मिल गया था जब उन्होंने युद्ध करा महाराणा प्रताप के साथ। तो इसमें कितनी सत्यता है? सर आप देख रहे हैं अभी पूरे वर्ल्ड की जो सिचुएशन है, वॉर से किसको लाभ हुआ है। कई बार क्या होता है, राजस्थान में हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं थे। कई बार पॉलिटिकली उन चीजों को मैनेजमेंट करना पड़ता है हमें। अभी हम लोग भारत और पाकिस्तान की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी हमने, हम तो लड़ लेते, हम तो बहुत पावरफुल हैं इस टाइम के ऊपर। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि इस लड़ाई से सिर्फ ईगो की लड़ाई है, इससे मेरे देश का कहीं भला नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने उसको बिल्कुल शांति समझौते के हिसाब से उस चीज को खत्म कर लिया।
तो हो सकता है उस टाइम के ऊपर भाई रही होगी सिचुएशंस, और हमारे पास तो बहुत अथाह भंडार भी नहीं थे, न तो हमारे पास किसी तरीके की कोई खाने थी, न हमारे पास कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चर था। तो उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए वो पॉलिटिकली उन्होंने चीजों को मैनेज करा होगा, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा दिए कि आपने ऐसा करा होगा। कई बार हमारे परिवार में लड़ाई होती है आपस में दो भाइयों के अंदर, तो कोई बीच में मध्यस्थता कराना आते हैं, हम लोग रुक जाते हैं। लेकिन कोई लोग आते हैं जो हमको और कह के जाते हैं कि नहीं, सुबह हथियारों से लड़ना, शाम को एक दूसरे को खत्म कर देना, तो उसमें परिवार तो हमारा खत्म होता है। वो जो कह के गए उनके कोई वो नहीं हुआ। तो सेम वही हुआ कि हो सकता है उस टाइम पे ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और फाइनेंशियली कोई ना कोई कंडीशन रही होगी कि उन्होंने एक अपना एक सिस्टम को मैनेज करा। अगर आज आप ऐसी कोई चीज़ जयपुर की हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक में जोड़ना चाहें, वो कौन-सी होगी? देखिए, मैं जयपुर की टेक्स्ट बुक में तो ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे जयपुर को वापस जयपुर का पुराना स्वरूप दे दो। इस ट्रैफिक से निजात दिलाओ, और जो हमारी हवेलियाँ, ये जो हमारा कल्चर, ये ट्रेडिशन है, इस जयपुर को वॉकिंग स्ट्रीट वाले पार्ट से करो आप लोग। जितना जयपुर को आप फ्री छोड़ोगे, उतना ही जयपुर आगे बढ़ेगा, और बहुत-बहुत पोटेंशियल है जयपुर के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम यही है, आप इसी चीज़ को जोड़ दो कि इस ट्रैफिक की व्यवस्था और इन चीज़ों से बचाओ, वरना जयपुर खत्म हो जाएगा। जयपुर अभी 5th मोस्ट विजिटेड सिटी बना वर्ल्ड में, और उसके बाद ही हमने खबर सुनी कि कहीं न कहीं यूनेस्को जो है वो शायद हेरिटेज सिटी का दर्जा छीन सकता है जयपुर से, तो उसके पीछे क्या वजह है? सर, इसका सबसे बड़ा मैं बताता हूँ, अब मैं थोड़ा-सा पॉलिटिकली बात कर लेता हूँ आपसे, कि हमारे निगम के 2 फाड़ करें, हेरिटेज और ग्रेटर। अब इसमें ऐसा हुआ कि कुछ बिल्डिंग्स को इन्होंने परमिशन दी कि आप पुरानी हवेली है उसको तोड़ दो और उसके बाद में नई बिल्डिंग बना लो। जब मैं बताऊँ अभी पिछले 3 साल के अंदर 150 से ऊपर हवेलियाँ टूट के और उनके अपार्टमेंट्स बन गए। ऑब्वियसली यूनेस्को सही बोल रहा है कि भई आप जब आपकी प्रॉपर्टीज़ को और आपको हेरिटेज को दिया है हमने सर्टिफिकेट, न कि इन मॉडर्न बिल्डिंग्स को दिया है। और हम लोग अगर इस तरीके से इनको प्रिज़र्व नहीं करेंगे और इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, मैं तो सरकार को भी कहता हूँ कि सरकार को कम से कम जयपुर को यूनेस्को से बाहर हो गया अगर जयपुर, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अभी जयपुर की इमेज बहुत अलग हो चुकी है। जयपुर एक ऐसी सिटी है साहब जहाँ पे 3 हमारे पास साइट्स हैं यूनेस्को के, आमेर फोर्ट, पिंक सिटी और जंतर मंतर। और क्या चाहिए आपको? जब जयपुर ने आपको 3 चीज़ दे रखी है तो जयपुर 5th नंबर पे है। मैं कहता हूँ जयपुर होना चाहिए नंबर 1 के ऊपर। अब जैसे आपने पॉलिटिकली बात करी, तो हम देख रहे हैं कि अवैध निर्माण की लगातार खबरें चारदीवारी में बढ़ती जा रही हैं। तो सरकार को उसे रोकने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, या फिर ऐसे कौन से रूल हैं जो, और जो हेरिटेज सिटीज़ हैं उनको बचाने के लिए लाए गए हों? क्योंकि आप उस विषय से रहे हैं तो आपको मालूम होगा, वो कर सकते हैं। देखो सर, मैं बताऊँ क्या आपको कि नियम कागज़ों पे चल रहे हैं। नियम कागज़ों में चलते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हार्ड पॉलिसी लाओ आप, बाकायदा नॉर्म्स इतने हार्ड कर दो कि कोई अगर 1 इंच भी किसी को बनाना है तो कम से कम, अच्छा मैं ये बताओ, आपने अभी तक कोई एक ऐसी कमेटी क्यों नहीं बनाई जिसमें एक्सपर्ट्स हो 10 लोग? उन 10 के सिग्नेचर होंगे, उसके बाद में वो काम होगा। तो आप हेरिटेज के लिए एक पॉलिसी बनाओ ना। उसके अंदर आप पॉलिटिकली भी ले आओ, हिस्टोरियंस को ले आओ, गाइड्स को ले आओ, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ले आओ, आर्किटेक्चर डिजाइनर्स को ले आओ। आप इन सबको लेते हुए एक 10 लोगों की कमेटी बनाओ, और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि भई इस मकान का या किस तरीके से स्वरूप को इसको तोड़ो। मैं कहता हूं कि अगर जरूरत पड़ रही है तो उसको आप तोड़ो, लेकिन कम से कम पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश करो। आप मटेरियल भी प्रोवाइड कराओ, और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ एक कमेटी बनाओ, और कमेटी बना के और फिर काम करो। क्या होता है कि एक आदमी डिसीजन करने वाला होता है, तो इमीडिएटली वो अपने हिसाब से सिग्नेचर करता है और वो काम हो जाता है। आप एक प्रॉपर कमेटी बना के काम करो। मैं कैसा हूँ, इसका स्वरूप बिगड़ेगा ही नहीं कभी। एक और सर बात, पॉलिटिकली बात हम कर रहे हैं, तो जो अभी हमारी उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, वही टूरिज्म मंत्रालय संभालती हैं। उनके टूरिज्म मंत्रालय संभालने के बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं? ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दिया कुमारी जी को कि टूरिज्म मिनिस्टर बनने के बाद में पहली टूरिज्म मिनिस्टर है जो हर मॉन्यूमेंट के ऊपर 4 से 5 बार चले गए। इनसे पहले कईयों का कार्यकाल रहा। आपको मैं बताता हूं, इनसे पहले जो मंत्री जी थे, एक बार किसी मॉन्यूमेंट के ऊपर वो नहीं गए। आज दिया कुमारी जी, इन्होंने आमेर फोर्ट के अंदर इस तरीके से कार्य किया कि 40 साल बाद में आमेर फोर्ट का कलर वापस कलर हो रहा है। जो पत्थर पुराने थे उनको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से नया लगाया जा रहा है। और पार्किंग अभी 750 गाड़ियों की पार्किंग इन्होंने काम चल रहा है।
आपको मैं बताऊं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अभी हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ट्रैफिक जैम की। जब हमारे पास प्रॉपर पार्किंग हो जाएगी तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और टूरिज्म मिनिस्टर की आप ये देखिए, दिया कुमारी जी ने जो वो पार्किंग वाला एरिया, कभी आप जाके देख के आना उसको, एक सिंगल पेड़ को नहीं काटा और प्रॉपर तरीके से पार्किंग बनाई है और उन पेड़ों को बचाया है और उनके पानी की व्यवस्था भी करी है। इसका यही है कि भाई ये टूरिज्म इंडस्ट्री को समझते हैं। अब एक मैं आपको बोलता हूँ, अभी 4 दिन पहले की बात है, मैंने दिया कुमारी जी को सुबह मॉर्निंग में मैसेज करा कि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो क्यों ना जंतर मंतर हमारा पूरा खुला है। और जंतर मंतर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वहाँ कोई भी टूरिस्ट आता है, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो बड़ी जिज्ञासु तरीके से सुनता है उसको। अब पूरा खुला है, तो बहुत ज़बरदस्त धूप पड़ती है, तो मैंने उनको मैसेज डाला 9:11 के ऊपर कि यहाँ पे 100 अम्ब्रेला आप प्रोवाइड कर दो या छाते रखवा दो। आप मानोगे नहीं सर, 12:30 बजे तक 100 अम्ब्रेला उन्होंने वहां पे रखवा दिए। तो टूरिस्ट को समझने वाला होना चाहिए। तो वो ये समझ रहे हैं कि एक टूरिस्ट हमें कितना बेनिफिट दे सकता है। आप ये मत कहो कि एक टूरिस्ट हमें कुछ नहीं देता साहब, सीन और अनसीन कम से कम 4 परिवारों को उस टूरिस्ट का बेनिफिट मिलता है जयपुर में आने से। तो दिया कुमारी जी का विजन बिल्कुल क्लियर है और टूरिज्म इंडस्ट्री को मैं समझता हूं कि जो हम पिछले 5 साल के अंदर तो हमने खत्म ही कर दिया था टूरिज्म इंडस्ट्री को, और इन्होंने जिस तरीके से स्टार्ट करा है, इन्होंने मंदिरों के लिए, गोविंद देव जी के मंदिर के लिए, खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए, आमेर के लिए एक अलग से बजट बनाया है। क्योंकि ये हमारी कई डेस्टिनेशंस ऐसी हैं कि लोग मंदिर भी दर्शन करते हैं और अलग अलग मॉन्यूमेंट्स भी जाते हैं। हवा महल का कलर चेंज करवा दिया और जितने भी गेट हैं उनके वापस कलर करवाया गया है। आमेर में जबरदस्त डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आमेर में पीछे रोड जो टूट गई थी उसका काम चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि दिया कुमारी जी टूरिज्म को समझ रहे हैं और उनका बैकग्राउंड भी है। सबसे बड़ा है कि बैकग्राउंड है उनका। आप पॉलिटिकली हम बात कर रहे हैं तो आप करीब 15 से 20 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो आपने सबसे पहले कांग्रेस के भी कार्यकाल देख लिए हैं, बीजेपी का भी आपने कार्यकाल देखा, मतलब हम गहलोत जी की बात करें तो उनका कार्यकाल आपने देखा है, वसुंधरा राजे जी का भी कार्यकाल आपने देखा है, भजन लाल शर्मा जी का भी देख रहे हैं। किस कार्यकाल में सबसे बेहतर काम हुआ और जिस कार्यकाल में काम नहीं हुआ उसके पीछे की वजह क्या है? सर, टूरिज्म और पॉलिटिक्स कभी एडजस्ट ही नहीं हुए हैं। उसका रीजन ये होता है कि जब आपकी सत्ता बदलती है, सरकार बदलती है, तो आपके ब्यूरोक्रेट्स बदलते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स बदल गए तो 6 महीने तो आप उन ब्यूरोक्रेट्स को बदलने में कर कर देते हो। फिर उसके बाद में वो जो भी नए अधिकारी आते हैं, वो एडजस्ट होते हैं, उस डिपार्टमेंट को समझते हैं, जब तक 1 साल निकल जाता है। फिर कोई नीति, कोई पॉलिसी बनाई जाती है और उस समय के अंदर 2 साल और निकल जाते हैं। फिर कोई मिनिस्टर अगर उसमें है तो वो डिपार्टमेंट को समझता है। फिर वो उसके लिए फाइनेंस के लिए जाता है कि मुझे ये इस तरीके के फाइनेंस चाहिए या ये चीजें हम लोग करेंगे। तो इस चीज के अंदर वो 2 ढाई साल निकल जाते हैं। तो सर, टूरिज्म तो बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री है। टूरिज्म में अप एंड डाउन ग्राफ आप कभी देखोगे तो जयपुर में टूरिस्ट यूं आ रहा है, एकदम से यूं आ जाता है। तो इस इंडस्ट्री को मैं बताता हूं कि अगर बचाना है तो इस इंडस्ट्री को एक रेगुलर जो गवर्नमेंट चलेगी उसमें बड़ा बेनिफिट होगा। और पॉलिटिक्स और टूरिज्म को अगर अलग कर दिया जाए, क्योंकि टूरिज्म तो सर मेरे को ये बताइए, साउथ हमसे आगे चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर हमसे आगे चल रहा है, जबकि पोटेंशियल तो हमारे पास में है। फोर्ट एंड पैलेसेस तो सबसे ज्यादा आपके महाराष्ट्र में है, लेकिन लोग राजस्थान में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बहुत मेहनत करी है भैरव सिंह जी के टाइम से, वसुंधरा राजे जी के टाइम से, और अभी दिया कुमारी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यह है कि टूरिज्म को अगर पुशअप और टूरिज्म सबसे ज्यादा अगर कंफर्टेबल रहा है तो वो बीजेपी के कार्यकाल में ही रहा है। क्योंकि अब मैं पीछे चला जाता हूं, विश्वेंद्र सिंह जी रहे मंत्री, उन्होंने कुछ नहीं करा। धर्मेंद्र सिंह जी रहे, धर्मेंद्र सिंह जी तो हमारी ट्रेन को ही दे गए। अब आप ये बताइए कि आपके पास आरटीडीसी के चेयरमैन थे, आप क्या उस ट्रेन को चला नहीं सकते थे क्या? आरटीडीसी के पास सबसे प्राइम लोकेशन के ऊपर होटल्स हैं आज। आप दो ना उनको प्रॉपर तरीके से। अब दिया कुमारी जी ने अभी ये करा है कि भाई जितनी भी हमारी पुरानी होटल्स वगैरह हैं आरटीडीसी की, उनके अंदर शादी पार्टियां वगैरह अगर आपको करनी है तो फर्स्ट आपके पास प्रायोरिटी रहेगी, फर्स्ट रहेगी प्रेफरेंस के ऊपर कि आप आरटीडीसी के होटल्स ले और उसके अंदर करो। तो आपका एक तो अमाउंट कम लगेगा और वो प्रॉपर्टी भी मेंटेन होगी और जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी भी मिलेगी। तो टूरिज्म को समझने वाला तो कोई हो ना। तो दिया कुमारी जी का विजन बिल्कुल क्लियर है। वो ये चाहते हैं कि जयपुर टूरिज्म बिल्कुल इस तरीके से कंफर्टेबली आए। आप मैं बताऊं आपको, दिया कुमारी जी के बाद में आप कभी हवा महल जाना, रात को 12 बजे भी क्राउड मिलेगा आपको, सुबह 4 बजे भी क्राउड मिलेगा। कि उन्होंने एक टूरिस्ट के लिए सेफ सिटी घोषित कर दी है कि ये सेफ सिटी है और
इस टाइम के ऊपर ज्यादातर यंगस्टर्स, गर्ल्स और लेडीज ये इतना आराम से और कंफर्टेबली जयपुर को रात को घूमते हैं 1-1 2-2 बजे तक। तो ये कहीं ना कहीं जाके दिया कुमारी जी टूरिज्म को समझ रही है। राजस्थान एक बहुत रिच कल्चर रहा है राजस्थान का। और राजस्थान में हमने देखा है कि एक दौर वो था जब जो हमारी धरोहर थी, जैसे हवेलियां वगैरह थी, वो कहीं ना कहीं बंजर होती चली गई और सरकार उनका ढंग से ख्याल नहीं रख पाई। हम जयपुर में भी आज देख रहे हैं उन सब चीजों को। तो क्या सरकार ऐसे कोई दायित्व ले सकती है जिसमें सरकार ही वो प्रॉपर्टी खरीद के और उसको डेवलप करे, या फिर ऐसा कोई पिछले नियम रहे हैं? देखिए, हेरिटेज पॉलिसी के अंदर इन्होंने काफी फ्लेक्सिबिलिटी करी है अभी। और अभी दिया कुमारी जी मंडावा और इस वाले पार्ट के अंदर घूम के आई थी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे स्पेशली मीटिंग्स करी, क्योंकि हम क्या है, गोल्डन ट्रायंगल के पार्ट हैं। तो दिल्ली, आगरा और जयपुर, तो गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट होने से हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है शेखावटी। शेखावटी में आज भी काफी होटल्स हैं। मैंने ऐसे ऐसे टूरिस्टों को घुमाया है जैसे फ्रेंच और जर्मन। तो ये लोग ज्यादातर राजस्थान के अंदर रिपीट हो रहा है क्लाइंट। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि क्लाइंट रिपीट हो रहा है। और किसी भी स्टेट में अगर क्लाइंट रिपीट होता है तो मतलब आपका वो स्टेट बिल्कुल सेफ है, और टूरिज्म के हिसाब से जो पैरामीटर्स है उस पर आप लोग बिल्कुल फिट हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार को और कुछ फ्लेक्सिबल होके और एक कुछ अमाउंट्स दे, क्योंकि किसी भी हवेली को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है। और फिर आप कई बार इसमें कोर्ट में भी इतने प्रॉब्लम्स होती है कि सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारे जल महल है, कि जल महल आज कोर्ट के अंदर है, तो उसमें न तो डेवलपमेंट हो पा रहा है ना और कुछ हो पा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि सरकार को एक सॉफ्ट पॉलिसी लानी चाहिए, स्पेशली हेरिटेज होटल्स को और जयपुर जैसी सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। उदयपुर में अभी बहुत कंफर्टेबल हो गया है, उदयपुर बहुत कंफर्टेबल हो गया है, तो जयपुर को भी उसी तरीके से एक ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है, और पुलिस सुबह चालान काट देती है गाड़ियों के, तो टूरिस्ट को कहीं ना कहीं हैरेसमेंट होता है। तो ये एक पॉलिसीज प्रॉपर तरीके से हमें बैठ के एक डिपार्टमेंट्स का समन्वय बनाना पड़ेगा हमको, कि पुलिस भी समझे टूरिस्ट की सेफ्टी, पर्यटन विभाग भी समझे, यहाँ के लोग भी समझे, और यहाँ पे जो वेंडर्स हैं वो भी समझे। तो हर आदमी अगर टूरिस्ट की समझेगा तो उसके बाद में मैं कहता हूँ, लेकिन समन्वय बहुत जरूरी है आपस के अंदर। एक गाइड के रूप में बहुत ही लंबा आपने करियर साझा करा है, तो गाइड्स को क्या समस्या आ रही है इस टाइम पे? सर मैं बताऊं, गाइड का जॉब देखा जाए तो सबसे कंफर्टेबल जॉब है, सबसे चैलेंजिंग जॉब है, और सबसे टिपिकल जॉब भी है। कंफर्टेबल ऐसा है, आप क्या बता रहे हो, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी हिस्ट्री, अपना परिवार, अपना देश, अपना समाज, तो इसके बारे में आपसे बढ़िया कौन जानता है। आज आप अपने समाज के बारे में, मैं मेरे समाज के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। और यहाँ अलग अलग लोगों से आप मिल रहे हो एवरीडे, अपना और अपने देश और अपनी जगह के बारे में बता रहे हो। कुछ चैलेंजिंग ऐसे हैं कि गवर्नमेंट को एक हेल्थ पॉलिसी गाइड्स के लिए लानी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमारा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को जितने भी गाइड्स हैं, बहुत संख्या में नहीं है, 5-6 हजार हैं, तो इनकी एक हेल्थ पॉलिसी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि सैलरी मिलती नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो कई इस तरीके से कई चीजें हैं जो गाइडों के लिए सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी चीज है सरकार के लिए, क्योंकि जब भी कोई देश विदेश से कोई आता है तो एज ए एम्बेसडर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन वो स्प्लिट होती है, और उसके अगर हमने अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, हमने इसको क्वालिटी को मेंटेन करा है, तो उसके बाद में टूरिस्ट हमारे पास में वापस आता है। और यही मल्टी बिजनेस है। आप मानोगे नहीं, एक टूरिस्ट कम से कम 20 से 25 परिवार को चलाता है 10 दिन के अंदर, अगर वो इंडिया में रुक गया या जयपुर में या राजस्थान में कहीं पर रुक गया तो कई बार तो हम लोगों को देखते हैं, गाइड आपको दिखता है, ड्राइवर आपको दिखता है, कई लोग ऐसे हैं जो अनसीन है इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो जुड़े हुए हैं। एक और समस्या साहब, और ये मैं कहूँ इल्जाम लगाया जाता है गाइड्स पे कि 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेचा जाता है, और शायद कहीं ना कहीं वो कमीशन फिक्स होता है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सर मैं अब आपको बताऊं कि ये एक बड़ा वो हर आदमी यही कहता है कि, लेकिन मैं बताता हूं आपको, किसी भी प्रोडक्ट को जब कंपनी बनाती है तो कंपनी अपना उस पे 10 रुपए का प्रॉफिट रखती है, होलसेलर का रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर का रखती है, फिर उसके बाद में जो उसको लास्ट में जो प्रोडक्ट रहता है वो भी अपना 10 रुपए उसमें रखता है। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन लगाते हो तो कैलकुलेशन तो वही आती है, लेकिन यहाँ क्या है कि हम उसको, अच्छा किस चीज के लिए कह रहे हो आप भाई, कमीशन शब्द ये बनाया गया है, कमीशन आपका फार्मा कंपनी में भी कमीशन होता है, एक अगर कोई कंपनी की आप सेंडरशिप लेते हो तो आपके पास भी उसका कमीशन मिलता है। तो ये तो पार्ट है, लेकिन क्या होता है कई बार उस चीज को एक स्प्लिट कर दिया जाता है कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से है, बाकी प्रोडक्ट वही खरीदता है। अच्छा, गाइड के साथ में जाके खरीद रहा है, अकेला जा रहा है, जब वहां पे भी तो प्रॉफिट कमा रहा है, शॉपकीपर प्रॉफिट तो कमाएगा ही।
अच्छा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अलग-अलग तरीके से बात करते हैं उसके बारे में। तो ऐसा इस इंडस्ट्री में नहीं है, ये तो एक बना दिया गया है। बाकी एक जो सिस्टम चलता है वो तो पूरे वर्ल्ड में है। अच्छा टूरिस्ट इतना बेवकूफ नहीं है सर, पूरे वर्ल्ड में घूम के आता है, उसकी पहली कंट्री नहीं होती है इंडिया, उसकी 34वें या 35वें नंबर की कंट्री होती है इंडिया। तो वो सब कुछ जानता है, क्यों खरीदता है? उसको पता है कि इसकी वैल्यू वाजिब है, इसीलिए वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है। सर थोड़ा-सा, क्योंकि मैं गाइड से बात कर रहा था, एक बार मैं आपने अभी जो स्टेटमेंट दिया कि 34वीं या 35वीं कंट्री होती है इंडिया, फर्स्ट प्रेफ़रेंस में क्यों नहीं आ पा रहे हैं हम लोग? उसका मैंने बताया ना आपको कि हम टूरिज्म फ्रेंडली नहीं हुए अभी तक। हमारे पास सब कुछ है, सोर्सेज हमारे पास में है। कैन यू इमेजिन, आपको मैं बताऊं कि राजस्थान ऐसी लैंड है जहां पे हर महीने एक फेस्टिवल होता है। अभी दिया कुमारी जी ने कम से कम 5 फेस्टिवल्स का अमाउंट बढ़ाया है, क्योंकि हम आर्टिस्ट को क्या दे रहे थे? आर्टिस्ट को वही 500, 300, 400 रुपए। सर आज आप ये बताइए, 300 रुपए में एक आर्टिस्ट दिन में अपना जीवन कैसे यापन कर सकता है? वो जैसलमेर से यहाँ पे आ रहा परफॉर्मेंस करने के लिए, और उसको आप 1000 रुपए पर डे के दे रहे हो, जिसमें उसका रहना, उसमें आना जाना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। राजस्थान मैं कहता हूँ स्टेट नंबर 1 पे आ सकता है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ सकता है राजस्थान, लेकिन आप उसको टूरिस्ट फ्रेंडली चीजों को तो बनाइए ना। सर एक चीज़ और, एक कॉन्सेप्ट टूरिज़्म डिपार्टमेंट में या फिर एक गाइड्स के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है लपके, जिन्हें हम कहते हैं कि कई बार जैसे टूरिस्ट को देख के, हालाँकि वो ऑथेंटिक गाइड्स नहीं होते हैं और वो थोड़ा बहुत उनको घुमाने के लिए या फिर उनको अपनी बातों में फँसा लेते हैं, तो उन चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए आपका एसोसिएशन क्या काम करता है सर? नहीं, हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग प्रॉपर एजेंसी के थ्रू गाइड्स लीजिए, और आप कहीं भी ट्रैवल करने जाते हैं, जैसे मैं भी अगर आप मैं विदेश जाता हूँ, मैं कई बार गया हूँ कई कंट्रीज के अंदर, तो मैंने वहां पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली है पहले। इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं, आज हमारा डिपार्टमेंट टूरिज्म का इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वहां पे अगर अप्रूव्ड गाइड है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी है, उसके पास लाइसेंस, उसके मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, वो सब कुछ है। और समय समय के ऊपर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्रिका के माध्यम से, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हम लोग पब्लिश करते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ पे इस बंदे की या इस गाइड की आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले, और जहाँ पे बिल्कुल पुख्ता गाइड हो आप वही लीजिए, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड लीजिए। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लेते हैं। अच्छा ये है कि कई लोग अपना एक बिजनेस व्यापार करते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, कोई काम नहीं है, तो किसी गेस्ट को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद में उसको होटल्स भी बुक कराते हैं, उसकी गाड़ी भी बुक कराते हैं, तो उस तरीके के लोग होते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक अगर आप करेंगे तो दिक्कत नहीं आती है। आप जब प्रेसिडेंट बने एसोसिएशन के, उससे पहले क्या चीज़ें खराब थी और आपने किन-किन चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास किया? देखिए मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले जो पूर्व में रहे उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। मैंने कुछ चीज़ें जो ऐड करी वो ये करी कि हम लोगों ने, हमारी एसोसिएशन ने बार-बार मंत्री जी को ये लिखा कि भई फेयर फेस्टिवल्स को बढ़ाओ। क्योंकि फेयर फेस्टिवल है सर, बहुत बड़े स्केल पे वो आपकी मार्केटिंग करते हैं। पुष्कर हमारा फेस्टिवल, मैं बताऊँ आपको, पुष्कर हमारा डाउन जा रहा है। एक टाइम पे पुष्कर ऐसे था कि पुष्कर के लिए हमारे पास इतनी बुकिंग्स आती थी कि आस-पास के गाँव के मकान खोलने पड़ते थे हमको, और आज हम लोग एक सिमट के आ गए हैं। क्योंकि एक तो जानवर कम हो गए, एक हमारे आर्टिस्टों ने इस ट्रेड को छोड़ दिया। क्या करें, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो हम चाहते हैं कि आर्टिस्टों को एक मुख्य धारा में, और उनको एक अच्छा स्मार्ट अमाउंट मिले। अच्छा स्मार्ट अमाउंट मिलना नहीं है, उनको काम तो मिले। आपका एक मेले त्योहार के अलावा उनको कहाँ मिल रहा है? तो मैं चाहता हूँ कि फोर्ट एंड पैलेसेस में इस तरीके से जगह और एरिया बनाए जाए कि वो अपनी परफॉर्मेंस कर सके। इसके लिए मैंने सरकार को 2-3 बार लिखा है, और दिया कुमारी जी की हमारी एक बात चल रही है कि भई हम लोग जितने भी राजस्थान के ये जो आर्टिस्ट हैं, उनको हम लोग पहले चिन्हित करें, फिर उसके एक अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे उनको बिठाएँ, ताकि वो पैसे भी कमाएँ और हमारी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करें वो लोग। और एक हम लोग जुलाई से ये कर रहे हैं कि जंतर मंतर को हम लोग बहुत बड़े स्केल के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए जंतर मंतर को हम स्टूडेंट्स को स्पेशली एजुकेशन टूर्स करवाएँगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और हमारी गाइड एसोसिएशन मिलके करेगी। ऐसे कहा जाता है कि जो जयसिंह जी थे, उन्होंने जयपुर को बहुत सिमेट्रिक तरीके से डिज़ाइन किया गया, पर हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप सर्किल है, सारे सर्किल पर जो जयपुर के महाराजा हैं, उनके ही सर्किल को स्टैच्यू सर्किल कह दिया जाता है। साहब ये विडंबना है, और ये बहुत दुःख की बात है कि जयपुर को एक जबरदस्त, जो वर्ल्ड में फेमस है, उस सिटी को बसाने वाले महाराजा साहब की मूर्ति नहीं है ओल्ड सिटी के अंदर। आज भी जब भी कोई अंग्रेज आता है तो वो ये ज़रूर पूछता है कि भई जंतर मंतर को और इस सिटी को बसाने वाले, उनकी एक बार मैं मूर्ति देखना चाहता हूँ। तो उनको ओल्ड सिटी से बाहर कहते हैं कि हम बाहर मूर्ति है वहाँ पे।
तो वो जब गूगल पे सर्च करता है तो उसको मिलती नहीं है। तो आप देखना उसको स्टैच्यू सर्जरी के नाम से बोला जाता है। तो मैं तो ये गवर्नमेंट को भी कहता हूं और निगम को, जेडीए को, मैं इनको कहता हूं कि इसका नामांकन आप चेंज करो वहां। और उस मूर्ति को मैं कहता हूं अब तो आपके पास में मेट्रो भी बन गई है, आपके पास में बहुत बढ़िया जगह है। जयपुर में एक सुंदर अदम मूर्ति जय सिंह जी की लगनी चाहिए, ताकि आने वाले जो देश विदेश से आ रहे हैं उनको हम ये बता सकें कि ये है जिन्होंने जयपुर को बसाया था और ये है जिन्होंने जयपुर की परिकल्पना करी थी। और रोड की साइज देखिए सर, आज मैं कहता हूं लेफ्ट और राइट में अगर आप पार्किंग हटा दीजिए, कोई भी एक सिंगल गाड़ी नहीं रहे, आप 1000 लोग एक साथ एक रास्ते से निकल सकते हो। अच्छा, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या बहुत है। बड़ी समस्या है। आपके पास में सरकार को भविष्य के अंदर हवा महल से लेके और आमेर तक इस रोड को चौड़ा करना पड़ेगा। ऑलरेडी नक्शे में पास है, लेकिन एंक्रोचमेंट इस तरीके से हो चुका है कि आपकी 2 गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। तो इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए तो मैं कहता हूं कि जयपुर में टूरिज्म बहुत बहुत संख्या में बढ़ेगा। और जो आप नंबर 1 की बात कर रहे थे, 100% हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं जयपुर के लोगों से और सबसे हाथ जोड़ के कि जय सिंह जी की मूर्ति जरूर लगवा दो आप लोग। प्लीज जयपुर में जय सिंह जी की मूर्ति लगवाओ। जिन्होंने जयपुर को बसाया था उनकी जयपुर में मूर्ति नहीं है। ओल्ड सिटी बोलते हैं, जयपुर मतलब ओल्ड सिटी, तो कम से कम एक ओल्ड सिटी में उनकी मूर्ति होनी चाहिए। एक और मैं ये कहना चाहूंगा, हम देख रहे हैं कि जो 4 दीवारी वाला एरिया है, जो ओल्ड जयपुर है, वो ओवर पॉपुलेटेड हो रहा होता जा रहा है, ओवर क्राउड होता जा रहा है। क्या इसके ऊपर भी कोई नियम बनने चाहिए? नहीं नहीं सर, मैं एक चीज बताऊं आपको, ये ट्रैफिक की वजह से है। बाकी 4 में आज भी लोगों का ओल्ड सिटी में है। आप कभी कटले में जाओ सर, आपके बड़े बड़े मॉल फेल हो जाएंगे। छोटा सा गेट है, उस छोटे से गेट में करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। तो जयपुर में आज भी करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। जयपुर ओवर क्राउडेड कभी भी नहीं है। जयपुर को आप मॉर्निंग सुबह 4 बजे आओ, 5 बजे देखो, आपको पता लगता है जयपुर क्या है। लेकिन ये जो ट्रैफिक है ना, इसकी वजह से जयपुर को दिक्कत आ रही है। जयपुर आज भी बहुत समृद्ध है, जयपुर बहुत व्यापार देता है। और जयपुर तो मतलब वर्ल्ड में फेमस है कि यहाँ की जो ज्वेलरी है, जेम स्टोन्स, कटिंग, रबिंग, पॉलिशिंग, यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग, आप ये देखो ना, सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग, बगरू, काला डेरा, तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो चुके हैं। आज बड़े बड़े डिजाइनर्स हमारी ज्वेलरी और हमारे कपड़े को पहन के बड़े बड़े फेस्टिवल्स और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खड़े हैं। तो फेयर फेस्टिवल सबकी जान है जयपुर तो, कि कोई भी फेस्टिवल होता है, किसी भी तरीके की कोई एग्जीबिशन होती है, उसमें जयपुर नंबर 1 होता है। तो जयपुर में बहुत बहुत पोटेंशियल है, बहुत, जयपुर को बचाना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि अगर थोड़े से कुछ चीजों के ऊपर अगर हमने फोकस करा तो जयपुर भविष्य में नंबर 1 पे ही रहेगा। सर, जयपुर की हिस्ट्री के ऐसे कौन से अनसुने पहलू हैं या फिर अनसुने किस्से हैं जो आप हमें बता सकते हैं, जो हमारी जनता जान के बहुत ही वो होगी कि यार ये चीजें भी जयपुर की हिस्ट्री से जुड़ी हुई रही हैं? देखिए, जयपुर के जो मंदिर हैं, उस मंदिर के हर कहीं ना कहीं जाके ऑथेंटिक स्टोरीज है उसकी। ऐसे आप ओल्ड सिटी देखते हैं, कहते हैं कि ओल्ड सिटी में अगर एक बार व्यापार चालू करता है, वो आदमी आगे ही बढ़ता है, कभी पीछे नहीं आता है। गोविंद देव जी के मंदिर के मैं आपको बताऊं, गोविंद देव जी के मंदिर में अभी हम लोग मंगला आरती करने जाते हैं। एक समय था कि जितने भी जयपुर के व्यापारी थे, सुबह बही खाते लेके जाते थे और वो कहते थे कि गोविंद देव जी के सामने करते थे उनको, किताबों को खोल के, और कहते हैं कि जो जाके वहां करता था उसको बहुत जबरदस्त समृद्धि मिलती थी और धन वैभव सब कुछ मिलता। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिसने करी मंगला वो कभी ना रहे कंगला। तो जयपुर के तो देवालयों से जुड़ा हुआ है और हमारे पास तो रिच हिस्ट्री है। तो जयपुर में बहुत चीजें हैं और बहुत मंदिर और बहुत शक्ति है जयपुर के अंदर। अभी गढ़ गणेश को लेकर भी एक काफी सोशल मीडिया पे रील वायरल हुई थी कि कुछ लगातार आप बुधवार जाते हैं तो आपकी मनोकामना, उसमें कितनी सत्यता मानते हैं? नहीं है, बिल्कुल सत्यता है। आप जयपुर में सबसे ज्यादा आप ये जो मंदिर वगैरह देख रहे हैं उसका रीजन यही है। और कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है लोगों का और कोई ना कोई ऑथेंटिक बात होती है। तो शिला माता है, शिला माता को आप कम समझते हैं क्या? बहुत पावरफुल है। हर मंदिर जयपुर में बहुत बड़ा पावरफुल है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसमें किस तरीके से जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है वहां पे जाने का। कई लोग सिर्फ कंफर्टेबल के लिए जाते हैं, कोई कुछ लेने जा रहा है, कोई शक्ति लेने जा रहा है। लेकिन जयपुर में वास्तव में हर मंदिर की एक अलग स्टोरी है और कोई ना कोई पावर है इस जयपुर में। हम गोविंद देव जी के मंदिर भी 2 देखते हैं जयपुर में, उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, गोविंद देव जी की जो मूर्ति है वो वृंदावन से लाए थे। जब जिस टाइम के ऊपर मुस्लिमों ने हमारे कल्चर पे ही तो अटैक करा है। ये तो अब आप वही बात वापस आ गई कि भाई जयपुर रॉयल फैमिली इतनी पैसे वाली किस तरीके से रही, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को बचाया है, इन्होंने अपने मंदिरों को बचाया है। तो आप ये देखिए कि पहले मंदिर की जो कनक वृंदावन है वहां पे मूर्ति को रखा गया,
और फिर उसके बाद में गोविंद देव जी का मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया, मूर्ति को यहाँ पे रखा गया, और सिंगल मंदिर है जिसका ऊपर डोम नहीं है। और जयपुर के दरबार अपना अगर सुबह समय जब होता था उनका, सुबह उठ के और सबसे पहले गोविंद देव जी के दर्शन करते थे और उसके बाद में अपने नित्य क्रियाएं करते थे। तो गोविंद देव जी का मंदिर तो बहुत सुंदर है, और उस टाइम पे मुगलों से बचा लिया जयपुर परिवार ने, और मान सिंह जी ने तो इतने मंदिर और इतने देवालय बचाए कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप हिस्ट्री में अगर कोई राजा कहते हैं कि किसी राजा को, पावरफुल राजा अगर आपको बताना है कि सॉलिड एक राजपूत राजा, राजा मान सिंह जी, जिन्होंने हमारे बड़े बड़े मंदिर, पुरी वाला मंदिर उनकी वजह से बचा, और कम से कम 100 से 150 मंदिरों को उन्होंने बचाया उस टाइम के ऊपर। तो उस वो चाहते तो मुगलों से, अच्छा ये मुगलों से बचाने का तरीका था, किसी भी तरीके से पॉलिटिकली उन्होंने मुगलों से इन मंदिरों को बचाया, हमारी हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन को बचाया। सब ऑलमोस्ट हम हमारे पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो जितने भी धरोहर हैं मैं उनके नाम लूंगा, और उन पे कैसी कौन सी चीज है जिस उनके बारे में लोग नहीं जानते, आप बताना चाहे। सबसे पहले हवा महल। हवा महल एक ऐसा है कि पूरा बहुत बड़ा महल नहीं बना हुआ है, एक पसाड़ है, एक दीवार की जैसे है, और बिना फाउंडेशन का है। जल महल। जल महल, आप ये देखिए कि पहले बिल्डिंग को बनाया, धीरे धीरे उसका एक लेवल चेक करा कि भाई इसमें कितना पानी, कितना पैरामीटर तक हम लोग पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जल महल को पहले बना के और उसमें प्रॉपर उसके आगे पीछे डैम भी बनाया है। तो आप ये देखिए इंजीनियरिंग किस तरीके की थी उनकी, कि पानी को रोकना भी है और जो एक्स्ट्रा पानी आ गया उसको निकालना भी है। जंतर मंतर। जंतर मंतर तो इसके बारे में तो मैं कहूँ कि सुबह से शाम तक बोलूं तो भी कम है। आज के समय के ऊपर हम लोग जब कैलेंडर की बात कर रहे हैं, आज तो हमारी तिथि भी 2 हो गई। आज तो हम लोग जन्माष्टमी भी 2 कर लेते हैं, दीपावली भी 2 कर लेते हैं। जयपुर के महाराजा ने जब जंतर मंतर को बनाया तो उन्होंने इस तरीके की हिस्ट्री और इस तरीके की चीजें लिखी कि आप ये पता कर सकते थे कि इस दिन इस समय के ऊपर क्या रहेगा, इस समय पे सूर्यास्त किस जगह किस समय के ऊपर होगा, क्या होगा। तो जंतर मंतर तो बहुत बड़ी चीज है कि जहां जन्म, मरण और परण तीनों चीज डिसाइड होती है, और उनके बारे में किसी भी तरीके से हमें इंफॉर्मेशन वो जंतर मंतर, और आज भी हमारा हिंदू कैलेंडर बनता तो उसी की जंतर मंतर की वजह से है। जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ का एक अलग ही इतिहास रहा है। कहते हैं कि कभी बनता, कभी टूटता, कभी करता, फिर भगवान ने जब हाथ जोड़े तो उसके बाद में वो बनना चालू हो गया। तो ये सेफ्टी के हिसाब से बनाया था उन्होंने। नारगढ़। नाहर सिंह जी भौमिया, वहां पे नाहर सिंह जी भौमिया विराजते हैं। और जयपुर रॉयल फैमिली ने, अच्छा ये फोर्ट और पैलेसेस जो बनाए गए, ये एक एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था। तो आज तो सरकार ये सोचती है कि हम किस तरीके की इंडस्ट्री लाएं। अभाव में भी उनके बहुत बड़ा वो था, आप देखिए अभाव था, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फोर्ट और पैलेसेस को बनाते हुए उन लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट दिया, और लोगों को ये कहा कि सुरक्षा की गारंटी आपकी है। जो आज सरकार कहते हैं ना कि हम सुरक्षा की गारंटी देते हैं, वो तो दे चुके थे पहले सुरक्षा की गारंटी, कि सुरक्षा भी दी और उनको फाइनेंशियली भी मजबूत करा। आमेर फोर्ट। आमेर तो शिला माता विराज रही हैं, और आमेर का जो शीश महल है बहुत जबरदस्त है। आज जब गोरा यहाँ पे आता है या कोई भी अंग्रेज यहाँ पे आता है, तो उस टाइम के ऊपर वो जब वो शीश महल के सामने खड़े होते हैं ना, तो उसका आर्किटेक्चर, डिजाइन और इंजीनियरिंग वो देख के अप्रिशिएट करता है। और कोई भी विदेश से आया हुआ एक भी फॉरेनर ऐसा नहीं है जो 10 से 15 मिनट उसको निहारता नहीं है, जो पलक ऊपर तक रखता है जब तक शीश महल के अंदर। और वहीं पे शीश महल, और एक हमारे 2 जफरुल्लाह खां साहब आए थे और एक सलाउद्दीन अहमद साहब चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने हमारे आमेर के स्वरूप को सबसे ज्यादा बिगाड़ा। मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने हमारे स्वरूप को सबसे ज्यादा बिगाड़ा कि जो शिला माता का मंदिर है, जलेब चौक है, वहां पे बहुत सुंदर गार्डन हुआ करता था, उस गार्डन को खत्म कर दिया उन्होंने। तो हमारे पास तो बहुत चीजें हैं, और सारे फोर्ट और पैलेसेस एक अलग ही है। गोविंद देव जी मंदिर। गोविंद देव जी तो शक्ति है। अगर आपको वाकई में शक्ति लेनी है तो आप गोविंद देव जी के दर्शन चालू कर दो। और गोविंद देव जी का एक ऐसा मंदिर है, आप उसमें जाते नहीं हो, बुलाया जाता है। मैं जब साइट सीन करता हूं और काफी अंग्रेज मेरे से पूछते हैं कि कुछ अलग, तो मैं उनको कहता हूं गोविंद देव जी के चलते हैं। मैंने गोविंद देव जी के मंदिर में अंग्रेजों को रोते हुए देखा है, और अंग्रेज के मुंह से ये सब निकलते हैं शाम के टाइम के ऊपर कि मेरा बेस्ट मॉन्यूमेंट और बेस्ट जगह जो थी वो गोविंद देव जी का मंदिर था। सिटी पैलेस। सिटी पैलेस रॉयल फैमिली का पार्ट है, और जिस तरीके से रॉयल फैमिली ने इसको मेंटेन कर रखा है, तो आज उदयपुर के बाद में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन हो गया। और आज भी जो डेलीगेशन, बड़े बड़े डेलीगेशंस आते हैं, उनकी मेन मीटिंग्स जो है वो सिटी पैलेस ही पसंद करते हैं। और सिटी पैलेस बिल्कुल गोविंद देव जी के मंदिर के पास में है। तो वास्तव में गोविंद की कृपा है इस जयपुर के ऊपर, सिटी पैलेस, रॉयल फैमिली के ऊपर और हर के ऊपर, कि वास्तव में बहुत अच्छा शहर है। मैं यही कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जयपुर पिंक सिटी, ओल्ड सिटी, इसको बचाओ।
वरना ये हमारे मंदिर भी खत्म हो जाएँगे, हमारा कल्चर भी खत्म हो जाएगा, हमारा ट्रेडिशन भी खत्म हो जाएगा। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। लास्ट मैसेज जो आप प्रशासन को देना चाहते हैं और एक मैसेज वो कि जयपुर क्यों आए कोई घूमने, वो भी? मैं प्रशासन को यही कहूँगा कि टूरिस्ट फ्रेंडली जयपुर को बनाइए। जयपुर बहुत सुंदर है। जयपुर को आँखों से देखिए, जयपुर को मन से देखिए, जयपुर बहुत सुंदर है। जयपुर जहाँ आप आँख खोलते हो कुछ न कुछ आपको नज़र आएगा। जिधर आप घुमाओगे, लेफ्ट घूमोगे, राइट घूमोगे, दाएँ घूमोगे, आप कहीं भी घूमिए, आपको कुछ न कुछ नज़र आएगा। या तो कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग मिलेगी या कोई बहुत अच्छा टेम्पल मिलेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। ओल्ड सिटी को हमें प्रिज़र्व करना है। इसकी धरोहर को हमें बचाना है, नहीं तो यूनेस्को से हम लोग बाहर हो जाएँगे। और हवा महल से लेके और आमेर तक जो एरिया है, उस रोड को बहुत साफ-सुथरा और बहुत बड़ी चौड़ी कर दें, ताकि टूरिस्ट को और मज़ा आए। चलिए साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही हमें देखते रहें, ऐसे मेहमान हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मैं आपसे अलविदा लूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।